औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू पावर एंड पॉलिटिक्स। मैं आप सबकी टीचर और आप सबकी दोस्त आन तस्लीम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आप जानते हैं कि हम जो है वो फॉरेन पॉलिसी की जो है वो अप्रोचेस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच को देख लिया था और उसके अंदर फर्दर हमने आइडियलिज़म और रियलिज़म को भी डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियरलिज्म या बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहेवियरल अप्रोच जो है वो इमर्ज कब हुई है, कब आई है। बिहेवियरल अप्रोच इमर्ज एज अ रिएक्शन टू रियलिस्ट अप्रोच। हमने पहले इससे पहले जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी, उसके अंदर ही एक उसकी सब डिवीजन या सब ब्रांच थी रियलिस्ट अप्रोच। तो ये कह रहे हैं कि बिहेवियरल अप्रोच जो है वो रिएक्शन के तौर पे आई थी रियलिस्टिक अप्रोच के। यानी वो लोग जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट की बात करते थे या वो लोग जो रियल थिंग्स की बात करते थे या उन चीज़ों की बात करते थे कि जो रियल में पाई जाती हैं, ये उसके रिएक्शन में ये अप्रोच आई थी। और ये जो है वो फर्स्ट जो है वो कब आई थी, अंडर द टाइटल ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच, अकॉर्डिंग टू विच अप्रोच फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ डिसीजन टेकन बाय द ऑफिशियल डिसीजन मेकर्स। बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियरलिस्ट के अकॉर्डिंग फॉरेन पॉलिसी जो है वो कुछ भी नहीं है अगर उसके अंदर डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो अगर डिसीजन ना लें। तो फॉरेन पॉलिसी इटसेल्फ कुछ नहीं है, ये बिहेवियरलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट थे उसको मानने वाले उनका कहना है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिसीजन मेकर्स इन ऑर्डर टू डिसाइड विच कोर्स ऑफ एक्शन इज़ गोइंग टू बी अडॉप्टेड। वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की जो एक्सप्लेनेशन है वो असल में डिसीजन मेकर्स का बिहेवियर ही है फॉरेन पॉलिसी की एक्सप्लेनेशन। यानी कि जो डिसीजन मेकर किस तरह से डिसाइड करते हैं या वो किस तरह से एक्ट करते हैं उसको ही हम जो है वो फॉरेन पॉलिसी कहेंगे। क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन या कौन सा ऐसा काम है जिसको जो है वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन मेकर्स होते हैं ये कुछ रिवील करते हैं फैक्ट और ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कुछ प्रेमिसेस ऑफ रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट से। उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे प्रेमिसेस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिससे जो है वो ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सबसे पहले है कि वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, despite its identification of state with official decision maker, the state remained the only actor in international relation system या international system। वो कहते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन है स्टेट की डिसीजन मेकर्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट के अलावा कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है जिसको रिकग्नाइज किया जाता हो। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर स्टेट ही वो वाहिद एक्टर है जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नंबर टू है रैशनल एक्टर मॉडल ऑफ रियलिज्म was translated into decision making approach as rational decision process। इसका मतलब ये है कि वो डिसीजन मेकर जो रैशनल होंगे, रैशनल का मतलब होता है बेस्ड ऑन रीज़न, यानी किसी लॉजिक और रीज़न की बुनियाद के ऊपर जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसको हम रैशनल एक्टर या रैशनल डिसीजन कहते हैं। तो वो जो रैशनल डिसीजन लिए जाते हैं वो रैशनल डिसीजन मॉडल्स के थ्रू लिए जाते हैं और वो बिल्कुल जो है वो दुरुस्त होते हैं क्योंकि वो रीज़न की बुनियाद पे लिए जाते हैं, वो किसी जो है वो लॉजिक की बिना पे लिए जाते हैं। तो वो एक रीजनल या रैशनल डिसीजन को जो है वो सामने लेकर आते हैं। मज़ीद वो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो रैशनल डिसीजन मेकर होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं प्लसेस एंड माइनसेस ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी जैसे जो पहले बात हमने की कि वो डिसीजन मेकर्स ही देखते हैं कि कौन सा एक्शन जो है वो हमें अडॉप्ट करना है। इसी तरह से वो अपने उस डिसीजन में से, फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन में से वो प्लस भी करते हैं और माइनस भी करते हैं उन कोर्सेज ऑफ एक्शन को जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होते और उनको पिक्ड करते हैं जो अप्रोप्रिएट होते हैं और उनको लीड कर सकते हैं अचीवमेंट की तरफ, और वो जिससे वो अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यानी कि जो रैशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं वो ऐसा प्रोसेस बनाते हैं या ऐसा रैशनल मेकिंग प्रोसेस बनाते हैं जिसके अंदर वो सारी काट छाट करके, यानी कि उसके प्लसेस निकाल के उसके माइनसेस निकाल के प्लसेस ऐड करके वो एक ऐसे नतीजे पे पहुंचते हैं जो कि उनको एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे सके और उनकी अचीवमेंट ऑफ गोल्स कर सके। यानी कि जो डिज़ायर गोल कोई भी स्टेट फॉरेन पॉलिसी
के थ्रू चाहती हो उनको अचीव करने में अगर वो कामयाब होगा, तो वो एक रैशनल डिसीजन होगा। और वो किसके थ्रू लिया जाएगा? रैशनल एक्टर या रैशनल जो मेकर्स होते हैं, उनके थ्रू लिया जाएगा। उसके बाद वो बिहेवियरलिज्म को हमें मज़ीद थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हुए हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहेवियरलिज्म अंडर द डिसीजन मेकिंग अप्रोच ब्रॉट वेरी सिग्निफिकेंट चेंजेस। ये बहुत बड़े हद तक जो है वो एक अहमियत के हामिल चेंजेस जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर ले आई थी जब ये अप्रोच आई थी। सबसे पहले क्या हुआ था कि इसने इंट्रोड्यूस करवाया था एक आइडिया कि स्टेट जो है वो एब्स्ट्रैक्शन एंड नॉट एबल टू बिहेव बाय देमसेल्फ, यानी कि स्टेट जो है इटसेल्फ वो कुछ बिहेव नहीं कर सकती, वो कुछ इस काबिल नहीं है कि वो एक्ट कर सके या बिहेव कर सके। दे कैन एक्ट ओनली थ्रू डिसीजन मेकर्स। जो स्टेट है वो इटसेल्फ खुद कुछ भी नहीं है अगर उसके अंदर डिसीजन मेकर्स नहीं है, यानी कि जो डिसीजंस को बनाते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं, अगर वो स्टेट के अंदर मौजूद ही नहीं है तो स्टेट इटसेल्फ अपना कोई किरदार फॉरेन पॉलिसी के अंदर अदा नहीं कर सकती। ये डिसीजन मेकर्स ही होते हैं जो फॉरेन पॉलिसी को मेक करते हैं और उसको आगे प्रोसीड करते हैं। और उनका जो बिहेवियर होता है वो जो है वो ईज़िली हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स होगा वो कोई ह्यूमन बीइंग ही होगा ना, और ह्यूमन बीइंग के जो बिहेवियर को आसानी से जो है वो ऑब्ज़र्व और एनालाइज़ किया जा सकता है। फर्स्ट तो इसकी ये जो है वो एक रूल है कि इसको हम आसानी से जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और एनालाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर्स इसको बनाते हैं। दूसरे नंबर पे है अकॉर्डिंग टू डिसीजन मेकिंग अप्रोच, यानी कि वो लोग जो डिसीजन के थ्रू अप्रोच को बनाते हैं उनके मुताबिक जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ स्टेट को और बिहेवियर ऑफ डिसीजन मेकर्स को। यानी कि जो ये अप्रोच है बिहेवियरलिज्म की अप्रोच, ये एक्सप्लेन करेगी एक तो स्टेट के बिहेवियर को और दूसरा डिसीजन मेकर्स के बिहेवियर्स को। क्योंकि जो डिसीजन मेकर्स हैं वही तो डिसीजंस बना रहे हैं स्टेट के लिए, और उनका बिहेवियर जो है वो स्टेट के बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, और स्टेट को वो अफेक्ट भी कर सकता है, बुरे तरीके से भी कर सकता है और पॉजिटिव वे में भी कर सकता है। तो इसलिए जो डिसीजन मेकर्स का बिहेवियर है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। नंबर थर्ड पे वो हमें बता रहे हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल सेटिंग एंड सोशल फैक्टर ऑन डिसीजन मेकर्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस showed the significance of domestic source of foreign policy as opposed to realism। वो कहते हैं कि ये जो इंटरनल यानी कि अंदरूनी जो सेटिंग्स होती हैं या सोशल फैक्टर्स होते हैं डिसीजन मेकर्स के, वो हमें शो करते हैं डोमेस्टिक सोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी जो विद इन द स्टेट ऐसे सोर्सेज हैं जो फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए काम आते हैं, उनके बारे में हमें वजाहत करते हैं। जबकि जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट थे वो फोकस करते थे कि जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। यानी जो बिहेवियरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के वो मानने वाले हैं वो ये बिलीव करते हैं या वो ये समझते हैं कि जो डोमेस्टिक डिसीजन या डोमेस्टिक सोर्स है वो फॉरेन पॉलिसी के लिए ज़्यादा बेहतर हैं। जबकि जो रियलिज्म वाले थे वो ये समझते हैं कि या वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो एक्सटर्नल सोर्स होते हैं वो फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं। तो ये अपोजिट हैं एक दूसरे के। यानी बिहेवियरलिज्म वाले डोमेस्टिक सोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पे यकीन करते हैं या बिलीव करते हैं, और रियलिज्म वाले जो हैं वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फोकस्ड करते हैं। तो ये भी एक उनका मेजर डिफरेंस है बिटवीन रियलिज्म एंड बिहेवियरलिज्म। उसके बाद द एडवेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म थिंकिंग वाज अ ब्रेक थ्रू द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। इसको मज़ीद वो हमें जो है वो कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जो इसको फॉरेन पॉलिसी के प्रोसेस ऑफ बिहेवियरलिज्म को एक्सप्लेन करते हुए हमें समझाने की कोशिश करें। सबसे पहले जो डेविड सिंगर, एक उनका एक पेपर आया था, पब्लिकेशन एक आई थी डेविड सिंगर पेपर के नाम से, जिसमें उन्होंने न्यू फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, न्यू फीचर ऑफ स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाए थे। यानी कि एक ऐसे फीचर इंट्रोड्यूस करवाए थे जिसके ज़रिए हम फॉरेन पॉलिसी को स्टडी कर सकते थे और अच्छे से उसको जो है वो समझ सकते थे। उसमें उन्होंने क्या कहा था, जो पेपर उन्होंने लिखा था डेविड सिंगर ने, उसमें उन्होंने ना जो है वो 2 किस्म के डिफरेंट लेवल जो है वो एक्सप्लेन किए थे, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। नंबर 1 था द लेवल ऑफ नेशन स्टेट, यानी कि
वो लेवल जहाँ नेशन स्टेट मौजूद होती हैं। और नंबर 2 था द लेवल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट शामिल होती हैं। नंबर 1 पे है वो लेवल जिसके अंदर सिर्फ नेशन स्टेट शामिल होती हैं, यानी कि एक स्टेट अपने नेशनल लेवल पे शामिल होती है। और नंबर 2 है लेवल ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, जिसके इंटरनेशनल जब सिस्टम की बात आती है तो उसमें हमेशा हम याद रखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बिहेवियर या 2 से ज़्यादा स्टेट के बारे में बात हो रही है। तो 2 उन्होंने लेवल इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो इनमें से एक जो है वो प्रायोरिटी और एम्फसाइज़ कर रहा था, यानी कि ज़ोर दे रहा था इम्पैक्ट ऑफ लेवल ऑफ एनालाइज़िंग, यानी कि वो एक जो लेवल था वो पॉलिसी मेकर्स या पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा था। और ये कोशिश कर रहे थे प्रिडिक्ट करने की कि जो बिहेवियर ऑफ स्टेट है वो सिस्टमैटिक मॉडल्स को भी प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो डेविड सिंगर ने एक पेपर के थ्रू हमें एक्सप्लेन की थी बात 2 लेवल के थ्रू, एक था नेशनल लेवल और दूसरा था इंटरनेशनल लेवल। वो ये भी कोशिश कर रहे थे प्रेडिक्ट करने की जो स्टेट्स होती हैं वो डिफरेंट सिस्टमैटिक मॉडल्स भी जो है वो क्रिएट करती हैं। और जो इनका देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल था। और उन्होंने जो है वो एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जो उसका टोटल था जिसमें जो है वो उन उन स्टेट्स के ऊपर जो है वो मरकूज़ करते थे अपनी नज़र या तवज्जो देते थे जो कि चंद थीं और ताकतवर थीं, ग्रेट पावर्स जिनके पास थी। और उन स्टेट को जो है वो नज़रअंदाज कर देते थे जो कि वीकर स्टेट्स थी। यानी कि वो जो डेविड ईस्टन की पब्लिकेशन थी वो ज़्यादा ज़ोर दे रही थी फ्यू एंड ग्रेटर पावर के ऊपर और इग्नोर कर रही थी वीकर स्टेट्स को, यानी कि जो कमज़ोर स्टेट्स थी उनको वो इग्नोर कर रहे थे और जो स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थी उनके ऊपर वो ज़ोर दे रहे थे। उसके बाद वो हमें बता रहे हैं कि जो स्टेट लेवल के ऊपर जो एनालिसिस होता है डिसीजन मेकिंग स्कूल ऑफ थॉट का, वो एम्फसाइज करता है डोमेस्टिक सोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जैसे हमने पहले बात की कि अगर नेशनल लेवल की बात होगी या स्टेट लेवल की बात होगी, क्योंकि डेविड ईस्टन ने हमें 2 लेवल इंट्रोड्यूस करवाए थे ना, नंबर 1 नेशनल स्टेट लेवल एंड नंबर 2 इंटरनेशनल सिस्टम। तो नीचे भी वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो स्टेट लेवल के ऊपर बात होगी तो वो डिसीजन मेकिंग इस बात पे ज़ोर करेगा डोमेस्टिक सोर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक यानी कि विद इन द स्टेट के ऊपर बात करेगा क्योंकि वो विद इन द स्टेट का मामला होगा। और ये इम्पैक्ट करेगा फॉरेन पॉलिसी स्टडीज़ के ऊपर। और ये इसने बहुत जो है वो गहरे असरात भी डाले थे फॉरेन पॉलिसी की स्टडी के ऊपर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो है वो डिसीजन मेकिंग अप्रोच जो है वो इनवाइट करती है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, यानी कि ये जो पॉलिटिकल थिंकर हैं या पॉलिटिकल मेकर्स हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो मेकर्स हैं डिसीजन मेकर्स, उनकी साइकोलॉजिकल और सोशल कंडीशन के ऊपर भी एम्फेसाइज करती है। और हमें इस काबिल बनाती है कि हम एनालाइज कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें सब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, यानी कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर और ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को हम रिकॉग्नाइज कर सकें या अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमें उस काबिल भी बनाती है जो कि नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने बताई थी। डेविड सिंगर्स ने जो नेशनल लेवल के ऊपर एक हमें डिवीजन बताई थी ना, उस हिसाब से यानी कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को और ग्रुप के बिहेवियर को। और ये इस चीज़ के ऊपर भी जोर देते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी की इम्पोर्टेंस है वो डिसीजन मेकर्स के क्राइसिस डिसीजन के ऊपर भी फोकस करती है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी है वो डिसीजन नेमली द स्टूडेंट ऑफ स्टडी ऑफ क्राइसिस डिसीजन, यानी कि ये फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन के ऊपर भी असरअंदाज होती है। नंबर 3 के ऊपर जो कि लास्ट पॉइंट है उसमें वो हमें बता रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है वो लीड करती है स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि डिसीजन मेकिंग अप्रोच हमें उस तरफ ले जाती है जिस तरफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनता है। फर्दर मोर वो हमें बता रहे हैं कि जो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल है या गवर्नमेंटल प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग के अंदर वो मुख्तलिफ है। और जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है वो एक ऐसे पॉइंट के ऊपर हमें लेकर आती है कि जो जहाँ पे ये हम देखते हैं कि जो स्टेट एंड गवर्नमेंट जो हैं वो मोनोलिथिक एंटिटीज़ नहीं हैं। और यानी मोनोलिथिक का मतलब है कि एक जैसी नहीं है, यानी गवर्नमेंट और जो स्टेट है वो यकसंग नहीं हो सकती या वो इकट्ठी नहीं हो सकती। इसीलिए देयरफॉर इट बिगिन टू क्वेश्चन द रैशनैलिटी असम्पशन, इसीलिए वो क्वेश्चन उठाते हैं, ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जो कि उस मौजू के ऊपर उठाए जाते हैं जो कि रैशनल हो, जो कि बेस्ड करते हों
रीज़न्स के ऊपर, यानी वो हमें बता रहे हैं लास्ट वाले पैराग्राफ में कि जो स्टेट एंड गवर्नमेंट है, ये एक जान या यकजान नहीं हो सकती। इसीलिए ही क्वेश्चन उठते हैं जब उनका आपस में जो है वो यकजान नहीं हो सकती और आपस में उनका जो है वो इकट्ठी नहीं हो सकती। तो जब ये बात हम स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि जब किसी एक डिसीजन के ऊपर 2 लोग हामी ना हो रहे हों तो कॉन्फ्लिक्ट आता है, और जब कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सवालात भी उठते हैं। लेकिन अगर उसी बात के ऊपर दोनों लोग राज़ी हो जाएँ तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा। दोनों जो अफ़राद होंगे वो उस बात को मान लेंगे। तो ये इस काबिल में हमें बनाता है कि वो हम क्वेश्चन उठा सकें गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर, गवर्नमेंट के बिहेवियर के ऊपर और स्टेट के बिहेवियर के ऊपर और डिसीजन मेकर्स के बिहेवियर के ऊपर जो कि फ़ॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं और उसको रन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना ही था। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हमारी मुलाकात होगी और नेक्स्ट टॉपिक में जो अप्रोच हम कवर करेंगे वो होगी कंपैरेटिव अप्रोच। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए ताकि मेरे लेक्चर जो है वो आपको वक़्तन-फ़वक़्तन मिलते रहें। और अगर कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो वो आप ज़रूर मेरे चैट बॉक्स में पूछिए। और कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो भी आप ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। आपकी जो है वो वाला क्रिटिसिज़्म जो मुझे इस काबिल बना सके कि मैं मज़ीद बेहतर करूँ अपने लेक्चर्स को, उसको मैं जो है वो अपने पूरे दिल से वेलकम करती हूँ। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।